अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज की बड़ी खबर। आज न्यूज के सीनियर असाइनमेंट एडिटर नफीस नईम को दिन दहाड़े नाजमाबाद कराची से पुलिस वैन में सवार सादा कपड़ों में मलबूस लोगों ने जबरी तौर पर लापता कर दिया। मौजूदा हुकूमत में ये पहले सहाफी हैं जिनकी जबरी तौर पर उसी तरह उनको उठाया गया जैसा कि मतीउल्लाह जान को तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जुलाई 2021 में पुलिस वैन में ले जाया गया था। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इसकी सख्त मजम्मत की है और मुतालबा किया है कि नफीस नईम को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और इनके अगवाकारों को गिरफ्तार किया जाए। PFUJ ने सिंध की आला क़यादत और पुलिस को कहा है कि आप फौरी तौर पर इनकी बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाएं, सहाफियों और मीडिया वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, वरना PFUJ की तरफ से मुल्क गीर एहतजाज किया जाएगा। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कहा है कि कल जो बजट प्रेजेंट होगा सिंध असेंबली में, उसका भी बॉयकॉट किया जाएगा। इंसानी हकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की तरफ से नफीस नईम की अगवा की शदीद मजम्मत की गई है। ये जमहूरी हुकूमत के लिए पहला टेस्ट केस है। क्या हुकूमत आज़ादी इज़हार राय के साथ खड़ी होगी और नफीस नईम की बाजियाबी को मुमकिन बनाएगी? इसी सवाल के साथ हमारा जो प्रोग्राम है हम शुरू करते हैं। हमने करना तो बजट के ऊपर है, मगर इस वक्त आज टीवी की जो इंतजामिया है खासी परेशान है और उन्होंने ये कहा है कि नफीस नईम ने अगर कुछ बुरा किया है या उनके ऊपर कोई इल्जामात हैं तो उनको अदालत के अंदर प्रेजेंट किया जाए और वहां पे उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है आप करें, मगर इस तरीके से उनको इन्फोर्स डिसअपेरेंस कर दिया जाए, ये बिल्कुल भी किसी को काबिल कबूल नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शैला रजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, जो सिंध असेंबली की डिप्टी स्पीकर रह चुकी हैं, एक अहम लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें शानदाना गुलजार साहिबा ने भी ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनसे भी इस हवाले से पूछेंगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को हम जल्द से जल्द लेंगे और कोशिश करेंगे कि नसीम जो है नफीस नईम के जो भाई हैं नासिर नईम, उनसे हमारी बात हो जाए। शैला रजा साहिबा, आपके पास इस वक्त क्या इन्फॉर्मेशन है? कुछ निकला है इस हवाले से? अच्छा, आई एम वेरी सॉरी, मुझे अभी आपसे ही पता चला क्योंकि हम इजलास में थे और उसके बाद जैसे ही मैं आई हूँ, मेरा ये दूसरा प्रोग्राम है। लेकिन सबसे पहले तो मैं इसकी मजम्मत करती हूँ क्योंकि हमने हमेशा इस तरह की जबरी गुमशुदगी जो है उसको हमने मजम्मत किया है और अभी भी जब हमने नैब को अमेंड किया उसके कानून को, तो उसमें हमने ये बात रखी जो हमारी हमेशा से थी कि जिस तरह का भी अरेस्ट हो 24 घंटे के अंदर उसको डिक्लेयर करना लाजमी है और उसको पेश किया जाए। और ये वो बात है जिसकी वजह से हमें हमेशा निशाना भी बनाया जाता रहा। और जब भी हमने बहुत सारे जहां और मसले हमें रहे अदालती कार्रवाइयों में को आइन के हिसाब से करना, उसमें मगर शैला साहिबा, शर्जील मेमन साहब को ये बात पता थी और हमने कोशिश भी की कि आज उनको हम प्रोग्राम में ले लें और अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं, उनको डायल कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनकी पुलिस से क्या बात हुई है। जो हमारी बात हुई है उसके अंदर पुलिस के पास नफीस नईम नहीं है, तो फिर किन के पास हैं और ये कौन लोग हैं जो पुलिस की वैन दिन दहाड़े इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? हाँ, ये अगर आपकी मालूमात है तो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी क्योंकि बहरहाल मीडिया को बहुत सी बातें मालूम होती हैं जो हमें नहीं देर से होती हैं हमें मालूम कि यकीनन। और ये देखना है कि किस तरह की है क्योंकि शर्जील बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं और वो बहुत फौरन रिस्पॉन्स भी देते हैं, तो यकीनन कि उनको भी अभी अंदाज़ा नहीं होगा। लेकिन बहरहाल मैं इसको कंडेम करती हूँ। मगर कंडेमनेशन इज नॉट इनफ। उनकी बाजियाबी के लिए जो है आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शानदाना साहिबा, ये तो आपकी हुकूमत में भी होता रहा। मतीउल्लाह जान को दिन दहाड़े इसी तरीके से पुलिस वैन में जो सादा कपड़ों में मलबूस लोग थे इस्लामाबाद से उठा ले गए। वो तो शुक्र है कि हमारे सहाफी भाइयों ने वहां पे जाके CCTV फुटेज जो है वो कलम बंद कर ली, नहीं तो हमें शायद उनका पता ना चलता। तो ये कौन लोग हैं कि हर हुकूमत के अंदर ये सिविलियन हुकूमत के ऊपर हावी होते हैं? शुक्रिया मुनीज़े, आपका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बट अभी कुछ दिन पहले एक वो चला था ना उस पे ट्विटर पे थीम वो कौन था, सो आई थिंक आपका जवाब उसी से मिल जाएगा। मैं अगर आपसे आप आई नो यूर एन एंकर, आपका काम है टू बी फेयर एंड टू बी न्यूट्रल, अगेन दैट वर्ड इज लोडेड। आपने
कहा कि हमारी हुकूमत में मतीउल्लाह जान को लिया गया, लेकिन माजरत के साथ नाजिम जोखियों में हमारी हुकूमत था, लेकिन वो सिंध हुकूमत थी। मेमन साहब भी हमारी हुकूमत का टाइम था, बट सिंध हुकूमत थी। आपके जो आज उठा लिया गया है वो भी सिंध हुकूमत है। मकसूद चपरासी इज एन एक्सेप्शन बेचारा। FIA के एक डायरेक्टर को हार्ट अटैक हो गया, एक की वफात हो गई। मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक इस मुल्क में, एंड दिस इज नथिंग टू डू विद हमारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या जो भी है, आप मेरी ही जनरेशन की हैं, जब तक हम अपने आप को एक्सटर्नल वैसल्स या गुलाम समझेंगे, जो हम अपने आप को समझते आ रहे हैं, हमारे एक डीप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, हम गोरी चमड़ी से आगे निकल ही नहीं सकते। मुझे मगर इधर तो बात हो रही है नफीस नईम की, मैं उसी की बात कर रही हूँ। आपके हुकूमत के अंदर तो एक बिल भी गायब हो गया था, इनफोर्स डिसअपेरेंसेस का। जी बिल्कुल, वो भी गुमशुदा हो गया जी। तो अगर वो बिल पास हो जाता जी जी, तो जो इनफोर्स डिसअपेरेंसेस को क्रिमिनलाइज करना होता, तो फिर किसी की जरूरत ना होती कि किस तरह किसी को इस तरीके से पुलिस वैन के अंदर दिन दिहाड़े सहाफियों को उठाए ले। 2 पॉइंट्स मैम। आपको पता है कि नेशनल असेंबली में बिल कैसे गायब होता है? जब नेशनल असेंबली से पास हो जाए, सेनेट में जाके गायब हुआ। सेनेट में जाके गायब हो गया। सेनेट में कौन बैठे हैं? सेनेट में तो अपोजिशन बैठी थी, तब भी अभी भी तो आपकी थी। नहीं, हुकूमत तो आपकी थी। सेनेट में हमारी मेजोरिटी नहीं थी। बिल्कुल नहीं है, मगर हुकूमत तो आपकी थी ना। नहीं तो यू कुड हैव पुश्ड, यू कुड हैव आस्क्ड, यू कुड हैव आस्क्ड क्वेश्चन। यू एक्चुअली थिंक कि हम टैंक लेके जाए सेनेट के अंदर, उनसे कहे कि अब ये पास करो? डजंट वर्क लाइक दैट। दैट्स व्हाट डेमोक्रेसी इज। दूसरी बात, 25 मई को मेरे हल्के के वर्कर्स गायब हुए थे रात को। उनका गुनाह क्या था? तब तो ये हुकूमत थी ना कराची था ना सिंध हुकूमत थी। उनका गुनाह यह था कि जो यहाँ पे उन्होंने आग लगाई थी ब्लू एरिया में, तो वो बच्चे बेचारे पानी से, उसको मैं खड़ी हुई थी साथ में, पानी से उस आग को बचा रहे थे, वो भी गायब हो गए। मुझे 10 दिन लगे उनको रिकवर करने में। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज द फॉलोइंग, कि जिन लोगों को आदत बन गई है इनफोर्स डिसअपेरेंसेस की, उनकी आदत छुड़ाना कोई आसान काम नहीं है। जर्नलिस्ट तो एटलीस्ट पता चल जाता है कि उठ गया। बलूचिस्तान वालों का क्या है? KP वालों का क्या है? जर्नलिस्ट कई ऐसे बलूचिस्तान के अंदर हैं जिनको मारा गया, आज तक उनके कातिल नहीं पता किए गए। बीबी के कातिल का पता चला? जिनको उठाया गया था, और चले उनकी तो एक UN इन्वेस्टिगेशन हुई। मगर देखिए शानदाना साहिबा, ये जो अब वाकया हुआ है, हमारा एक बंदा, हमारा कॉलीग जो है वो इस वक्त मिसिंग है। जब आपकी कॉलीग मिसिंग थी शिरीन मजारी साहिबा, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आधी रात को दरवाजे अपने खोले और इस तरीके से उनको बाजियाब करा लिया गया। तो आप क्या समझती, मुतालबा करती हैं कि अदालतों को भी, सिंध हाई कोर्ट को भी अपना जो दरवाजा है खोलना चाहिए, क्योंकि जान तो एक ही है, चाहे वो एक सहाफी की हो या एक सियासतदान की हो। आई विश ऐसे होता मुनीज़ इस मुल्क में। आपने बात की, यू टच्ड दुखती रग। अभी नैब में जो अमेंडमेंट्स पास हुई है ना, तो उसमें ये एक कानून पास हुआ है, एंड आई विल कम टू योर पॉइंट, कि 10 करोड़ से कम की चोरी चोरी नहीं समझी जाएगी। तो आप फिर पाकिस्तान पीनल कोड भी अमेंड कर देते, मैं और आप जब चोरी में पकड़े जाएं वो भी चोरी ना हो। ये 2 पाकिस्तान है, एक मालदारों का, एक गरीबों का। एंड आई एम श्योर आपको जर्नलिस्ट कोई करोड़पति तो नहीं था, एक हार्ड वर्किंग आदमी था जो अपने घर के लिए कमा रहा, चाहे वो एंटी PTI हो, प्रो PTI हो, एंटी PP हो, जो भी हो इंसान। और मैं आपको एक बात ये बता दूं, ये पश्तो में हमारी जरूर मसल है, यू नो लिटिल बिट अबाउट पश्तो। जिस मुल्क में कत्ल हो लियाकत अली खान का, फातिमा भुट्टो का, भुट्टो साहिब का, बीबी साहिबा का, और उसको किसी को सजा ना मिले, तो डू यू थिंक कि ऑर्डिनरी जर्नलिस्ट, ऑर्डिनरी मैं और आप, हमारे को पूछेगा? बहरहाल लोग अपनी जो जानो माल की हिफाजत है वो तवक्को करते हैं कि सियासतदान उसकी करेंगे। शहजादा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। शहजादा जुल्फिकार सदर हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। शहजादा जुल्फिकार साहब, शला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, शानदाना गुलजार साहिबा PTI की मौजूद हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये सहाफियों के साथ तो कई अरसे से हो रहा है, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल के अंदर आपने कहा था आप कमेटी बनाएंगे, अगर कोई सहाफी इस तरह गायब हो जाए तो वो कमेटी के अंदर आ सकते हैं बात, तो क्या हुआ? वो कमेटी नहीं बनी, क्या हुआ उस हवाले से? देखें, कमेटी तो नहीं बन सकी और एक कमीशन बना दिया जिसपे हमें इतराज है, वो भी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को। आपको चाहिए था, सिंध में चाहिए था कि आप कोई वेल रिप्यूटेड कोई रिटायर्ड जज को लगाते, कोई सोसाइटी के किसी और सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में से किसी प्रोमिनेंट बंदे को लगाते जिसके रेपुटेशन ये होती कि वो वाकई जर्नलिस्ट के साथ जो होने जा रहा है या हो रहा है उसकी तलाशी के लिए कुछ स्टेप्स और मेजर्स उठाए। ठीक है जी। अच्छा शहजादा साहब, अब चूंकि यहाँ पे शला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, क्या मुतालबा आप करेंगे कि नफीस नईम की बाजियाबी जल्द अज जल्द हो? देखें, बिल्कुल जल्द जाओ, जितना ज्यादा वो प्रोलॉन्ग होगा, जितना ज्यादा होगा वो एक बोझ होगा पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत पे और वफाकी हुकूमत पे।
उतना ही ज्यादा बोझ होगा। कोशिश उनकी होनी चाहिए, हमारे जो इंटेलिजेंस के अदारे हैं, हमारे प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट दोनों जो है मिलकर बाजियाब कराएं उनसे। इख्तिलाफ हो सकता है, आपने ठीक कहा, इख्तिलाफ हो सकता है, इख्तिलाफ आप कर सकते हैं उनसे, लेकिन इस तरीके से किसी को गायब कर जाना, आप पता नहीं पूरे मुल्क में लोग गायब हो रहे हैं। तो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने एक अल्टीमेटम भी दिया है, क्या अल्टीमेटम है वो? जी देखिए, अगर ये नहीं होगा तो हम इसके लिए कंट्री वाइड प्रोटेस्ट करेंगे और फिर इनको खुद मजबूर होकर, अगर हमारे प्रोटेस्ट के बाद ये छोड़ेंगे तो पहले नहीं छोड़ दें कि बेहतर है, अदरवाइज जो है वो फिर उनके लिए एक फेस करना पड़ेगा उनको। जी शैला साहिबा, चूंकि आप सिंध हुकूमत में हैं, सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही हैं, क्या कर सकते हैं आप लोग इस वक्त नफीस नईम के लिए कि उसको जल्द से जल्द बाजियाब कराया जाए? और अच्छा, ये बहरहाल एक अलार्मिंग है कि पुलिस के पास नहीं है। अगर पुलिस के पास नहीं है तो देखिए, मैं भी एक आम शहरी अपने आप को समझते हुए बात करती हूँ, क्योंकि हमने अभी बहुत कुछ देखा है मुकदमात में। तो पुलिस का यूनिफॉर्म यूज किया गया, हमारा शुरू से एक इख्तलाफ है, हालांकि हमारी पार्टी के लोग नहीं उठाए जा रहे थे उस वक्त, लेकिन हमारा ये एहतजाज था कि भाई आप सबके सामने उठाकर ले जा रहे हैं, चाहे व्हाइट ड्रेस में। शैला साहिबा, इसी वक्त हमें सीसीटीवी फुटेज जो है वो मिल चुकी है कि कैसे नफीस नईम को उठाया गया था। हम उस तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं, फिर ये जो अपने मुज़ाकरात जो बातचीत है उसका सिलसिला जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमें माहिर माशियात डॉक्टर इजाज नबी ने ज्वाइन कर लिया है और यूसुफ नजर साहब मईशत के ऊपर लिखते हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। शरा रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, शानदाना गुलजार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अब अगर आप दोनों की इजाजत हो, चूंकि आज एक बड़ा ही अफसोसनाक दिन है, हमारे जो सीनियर असाइनमेंट एडिटर हैं नफीस नईम, उनको उठा लिया गया है। शरा रजा साहिबा, जो उनकी सीसीटीवी फुटेज अब मिली है, यकीनन वो आपके काम आ सकती है, तो कुछ आप हमें यकीन दहानी कोई डेडलाइन दे सकती हैं कि कब तक हुकूमत जो है इनकी बाजियाबी करवा पाएगी? अच्छा, मैं पहले ही ये कह चुकी हूँ कि हमने अभी नैब में भी यही बात की थी कि 24 घंटे के अंदर जो है वो जो भी अरेस्ट है उसको डिक्लेयर किया जाए, और हम बड़े वाज़ा अपना मौक़िफ़ रखते हैं। और मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किसी को इस तरह की कोई शिकायत हो कि वो इस तरह से उठाएगी किसी को, लेकिन अगर ये वाक़या हुआ है और पुलिस ही कह रही है यूनिफॉर्म के बावजूद, ज़ाहिर आप किसी से फुटेजेस मैंने नहीं देखी कि हमने नहीं उठाया, तो फिर ये मामला गंभीर भी है और देखना है कि वाकई अगर पुलिस ने नहीं उठाया तो किसने यूनिफॉर्म यूज किया है। और यही वो बातें हैं जिसके लिए हम लड़ते हैं, और हम ये समझते हैं कि हमारी ये फाइट है, आपकी की नहीं है, हमारी भी फाइट है, क्योंकि सबसे उम्मीद है कि वो बाजियाब हो जाएंगे। शैला रजा साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा ने ज्वाइन कर लिया है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा। हमारे साथ इजाज नबी साहब भी हैं, यूसुफ नजर साहब भी हैं, शानदाना गुलजार साहिबा भी हैं। हम बात कर रहे हैं मईशत के ऊपर, मगर हमारे जो सीनियर असाइनमेंट एडिटर है नफीस नईम, उनको आज कराची में एक पुलिस वैन में सफेद कपड़ों में मलबूस लोगों ने उठा लिया है। इसके पर आप क्या कहेंगी, चूंकि वफाक में हुकूमत तो आपकी है, पुलिस वैन कौन इस्तेमाल करता है, सफेद कपड़े कौन पहनता है, इसके ऊपर तफ्तीश हो सकती है? बिल्कुल होना चाहिए, इसलिए कि ये मिसिंग पर्सन जो है ये रहे हैं हमारे एक फिनोमेना यहाँ पाकिस्तान में, और इसका पे हमें कुछ न कुछ पेशरफ्त आगे करनी चाहिए। ये हुकूमत सिंध, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का सवाल है, उनको भी आगे बढ़ानी चाहिए ये बात, और देखते हैं कि वो क्या इक़दाम इस पे लेते हैं। मैं तो बहुत, मेरी शैला रजा साहिबा बैठी हुई है और उनसे भी कहूंगी हुकूमत सिंध से भी कि इसकी जरा डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करें और प्रॉम्प्ट एक्शन लें।
جی امید ہے کہ جلد ہی ان کو بازیاب کرا لے گی یہ حکومت. ڈاکٹر صاحبہ ایک سوال جو آپ سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس وقت آپ کے کیا جو کنڈیشنز ہیں وہ طے پائے ہیں؟ اس لیے چونکہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ ٹیکس چھوٹ دیں گے جو 1 لاکھ تک لوگ جو ہیں جن کی تنخواہیں ہیں. کیا اس کے اوپر آئی ایم ایف کو کوئی اعتراضات ہیں؟ دیکھیے ہماری آئی ایم ایف سے بات چیت تو چل رہی ہے اور ابھی تک کچھ پانی ان دا سینس کے بجٹ ہم نے ابھی پیش کیا اس کے نمبرز ان کو نہیں دیکھے اور ان کے نمبرز پہ اب ان کا فیڈ بیک آیا, کچھ کوئریز ہیں, کچھ ہم ان کو آگے بتا رہے ہیں کہ کیا اس کے جوابات ہم دے رہے ہیں. تو ابھی تک تو ہم اسی اسٹیج پہ ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف سے چیزیں طے کی گئی تھیں وہ پچھلی گورنمنٹ نے کی تھی EFF پروگرام کے تحت, اور اس میں بڑا ڈیٹیل میں بتایا گیا تھا جب دسمبر میں ہوا تھا 7th ریویو سے پہلے کہ کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے, اور ایک اگریمنٹ کن کن چیزوں پہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوا تھا, گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ. اس میں مختلف اقدامات تھے جو گورنمنٹ کے لینے تھے, جس میں کچھ پیش رفت تھی پیٹرولیم لیوی پہ, پیش رفت تھی کچھ الیکٹریسٹی پرائسز پہ, پھر کچھ ٹیکس پہ آگے باتیں تھیں, سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم وغیرہ پہ کافی ساری چیزیں تھیں. وہ اب ان کی 4th کنسلٹیٹو میٹنگ کی جو ڈیٹیلز ہیں اس میں موجود ہیں. بٹ ہوا یہ دسمبر تک حالات ٹھیک تھے, آن بورڈ تھے, 7th ریویو تھا, ایوری تھنگ واز آن ٹریک. ہوا یہ اس کے بعد چیزیں آف ہو گئی اور گورنمنٹ نے اس کے بالکل برعکس کر دیا, سبسڈیز اٹھا کے دے دی, اور پھر آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ ہو گیا. ہم اسی پروگرام یعنی وہی شرائط کوئی نئی چیز نہیں مان رہے, ہم صرف اسی چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آلریڈی طے تھی آئی ایم ایف کے ساتھ, بیکاز وہ حکومت پاکستان کے ساتھ طے تھی. ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ آنر کریں جیسے ایک رسپانسبل ملک کو کرنا چاہیے. جو ابھی ہوا ہے وہ ذرا فسکلی رسپانسبل نہیں ہے, اس لیے کہ بہت ہی بڑی سبسڈی دی جا رہی ہے پیٹرولیم پہ. ساری دنیا میں پیٹرولیم کے پرائسز بڑھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیٹرولیم کی ایکسٹرا آرڈنری پرائس کی انکریز ہے تو ممالک کورسپونڈنگلی بڑھا رہے ہیں. ہم کہاں سے اس حالات میں اپنے لوگوں کو سبسڈی دیں, اور وہ بھی ان لوگوں کو سبسڈی دیں جو الحمدللہ صاحب ثروت ہیں, سب کو ملے. یعنی جو ہم آپ کی بات سمجھیں, جو بھی آئی ایم ایف کے ساتھ کنڈیشنز ہیں وہ پچھلی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت طے کر پائی تھی, اور وہی جو کنڈیشنز ہیں اسی کو لے کے یہ حکومت آگے بڑھ رہی ہے. جی بالکل, وہی بات آگے بڑھ رہی ہے. اجاز نبی صاحب, would you like to ask a question to Dr. Aisha? No, there's nothing to ask. I think what she said is absolutely right. اچھا, یہ اس حکومت, پچھلی حکومت, اس سے پچھلی, یہ 15 سال سے یہی ہو رہا ہے. اچھا, جب سے مشرف کی گورنمنٹ کا آخری سال, جب سے ہمارے فسکل معاملات دوبارہ بگڑنے شروع ہوئے ہیں, تو یہ اس وقت سے چل رہا ہے. اور مختلف حکومتیں اس پہ کچھ پیچز لگا کے گزارا کر رہی تھی, لیکن جو ہمارے اسٹرکچرل پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے ہر 3-4 سال کے پاس ایک فسکل کرائسس ہوتا ہے, پھر ایک بیلنس آف پیمنٹس کرائسس ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. ہمیں اس کو حل کرنا چاہیے. اس کے اوپر ہم آئیں گے. یوسف نظر صاحب, آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گے ڈاکٹر پاشا سے؟ جی, میں سوال تو کیا, بس ایک جو میں سن رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, اس کے مطابق پہلا جو میرا کامنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات جو نئی حکومت کے ہیں وہ اپریل کے آخر سے چل رہے ہیں, اور اس میں جو پیٹرولیم کی جو پرائسز بڑھانی تھی اس میں میرے خیال سے کچھ تاخیر بھی ہوئی ہے. لیکن اس وقت جو پاکستان کے جو لیکوڈ فارن ایکسچینج ریزروز ہیں, لیکوڈ سے میری مراد یہ ہے کہ گولڈ کو ہٹا کے, وہ تقریباً $5.2 بلین ہیں. جی, تو اس میں جو مزید دیر ہو رہی ہے اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اس وقت جو پیٹرولیم کی سبسڈی ہے جی, وہ ابھی بھی جو ہے وہ تقریباً 17 روپے فی لیٹر ہے. پھر اس پہ سیلز ٹیکس کا بھی معاملہ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ پیٹرول کی پرائس 260 لیٹر یا اس کے آس پاس جو ہے بڑھانی پڑے. اچھا, تو کیا میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ انٹرپریٹیشن درست ہے؟ ڈاکٹر پاشا, دیکھیے آپ کی یہ جو بات ہے پیٹرولیم پرائسز کی,
اب انٹرنیشنل پرائسز اگر آپ دیکھیں جو پیٹرولیم کے اس وقت ہیں $123 انٹرنیشنل پرائسز زیادہ ہیں. میں خالی آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ لائکلی ہے کہ آپ کو مزید پرائسز بڑھانی پڑیں گی ان دا نیئر فیوچر؟ جی میں آپ سے یہ گزارش کر رہی ہوں جو انٹرنیشنل پرائسز ہیں قیمت خرید ہمارے اوپر جو پڑ رہی ہے وہ $123 پر بیرل پڑ رہی ہے. ہم قیمت فروخت کو ہمیں مورلیس اس کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا ورنہ سبسڈی بڑھتی چلی جائے گی. اور یہ سبسڈی جس طرح بڑھتی رہی ہے شروع فروری سے اب تک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے تو کوئی ملک اس طرح کی سبسڈی خاص طور پہ ہم جیسے حالت میں اس کو سسٹین نہیں کر سکتا. کوئی گورنمنٹ لے آئے آپ اس طرح کی سبسڈی کوئی سسٹین نہیں کر سکتا. ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ جو پچھلی گورنمنٹ نے اگری کیا تھا پرائمری ڈیفیسٹ جس کا مطلب ہے ٹوٹل ڈیفیسٹ مائنس ٹیکس سروسنگ وہ تھا $25 بلین کا روپے کا 25 بلین کا. جب یہ چھوڑا ہے انہوں نے وہ 1600 ٹریلین بلین ہو گیا ہے یعنی 1.6 ٹریلین. کہاں 25 بلین کہاں 1.6 ٹریلین. اس طرح گورنمنٹ نہیں چلتی. اتنا خسارہ اتنے قرضے اتنے اس پہ گورنمنٹ نہیں چلتی. تو پوائنٹ میرا آپ کے جواب میں یہ ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھے گی تو ہمیں اگر یہ ڈیٹ نہیں لینا ہے قرضہ نہیں لینا ہے تو ہمیں وہ پاس آن کرنا پڑے گا. اس وقت ہماری اکانومی اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہم اس حد تک ڈیٹ لیں کہ لوگوں کو اور وہ کس کو فائدہ پہنچائے. جنرلی سبسڈی کا مطلب ہوتا ہے 80% آف دا پیٹرول از کنزیومڈ بائی اپر انکم سیگمنٹس. وہ 80% سبسڈی دے رہے ہیں آپ کن کو؟ ان لوگوں کو جو بڑے لوگ ہیں جن کے پاس 13 سے 30 بڑی گاڑیاں ہیں وہ ان کے لیے آپ اتنا قرضہ لے رہے ہیں اور وہ قرضہ لے کے اس کا بوجھ کس پہ ڈال رہے ہیں. جب آپ قرضہ لیتے ہیں ڈیٹ سروس بڑھا کے پرنٹنگ آف منی ہوتی ہے ڈیٹ سروسنگ ہوتی ہے اور وہ پرنٹنگ اس کا جو انفلیشنری پریشر ہوتا ہے وہ جنرل ہوتا ہے اور وہ بڑا وہ سب پہ افیکٹ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت آپ ایک اہم میٹنگ میں ہیں. شاندانہ صاحبہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں پھر آپ نے بھی جانا ہے تو میں ذرا ان سے بھی چلا عائشہ پورا کر لیں میں پھر جواب دے دیتی ہوں. جی ڈاکٹر صاحبہ میرے خیال میں آلموسٹ بات ختم ہو گئی تھی. پوائنٹ میرا یہی تھا. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ ہم نے یہ سبسڈی ختم دینے کا ہمارے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ڈیٹ لے لیں. ہاں ہم نے ٹیکس ایفرٹ کیا ہے پراپرٹی ٹیکسز پہ بڑھایا ہے اس سے ہم لینا چاہ رہے ہیں بس کتنے نہیں لے پائیں گے کہ پوری کی پوری سبسڈی آپ فائنانس کر لیں. طریقہ کار اور ہوتے ہیں کہ آپ پروونسز کے پیسے روک لیں اور اس سے سبسڈی فائنل کر لیں. یہ میں نہیں سمجھتی مناسب ہے. اس کی وجہ یہ صوبوں کی اپنی بہت بڑی بڑی ذمہ داری ہے جس میں تعلیم ہے صحت ہے پبلک ٹرانسپورٹ ہے واٹر سپلائی ہے. تو ہمیں بہتر طریقے دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اخراجات کٹ کر لیں. تو اخراجات کٹ کرنے میں ہمارے پاس نان ڈسکریشنری کمپوننٹ بہت لمیٹڈ ہے. اس سے بھی آپ یہ فلی سبسڈی نہیں کر سکتے. گورنمنٹ کی اس وقت فنکشننگ میں جو اس بجٹ میں گروتھ دی ہے اس سے 3% کی ہے 2-3% کی. جی اور تو ہم کس طرح اس بات آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر پاشا آئی تھنک لیٹس ٹیک اے ریسپانس دین آئی ہیو ٹو گو ٹوورڈز ا بریک آلسو. جی IMF کے متعلق ایک کوئکلی سوال میں کرنا چاہوں گا. یوسف صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. شاندانہ صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے. لمبا جواب ہے. جی Actually, Aisha is a good friend, Ji. I respect her a lot and I wish you were the actual finance minister because Aisha I know both very well know and ہم unsustainable subsidies کی بات کر رہے ہیں. میں آرام سے پھر باقی بھی جواب دوں گی فیکٹس پہ. لیکن آپ کو پتا ہے جی ایک اخبار کی ہیڈ لائن میں نے آج دیکھی کچھ دن پرانی ہے کہ 360 ملین جاتی عمرہ کی سیکیورٹی کے لیے ریلیز کر دی گئے. نہ وہ پرائم منسٹر کا گھر ہے نہ وہ کوئی کیمپ آفس ہے. اگر وہ کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیے تو سمجھ نہیں آتی کہ میاں محمد نواز شریف جو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو 360 ملین تو ان کے گھر کے لیے ہیں تو پھر غریبوں کے لیے نہیں. اٹس ویری ویری آڈ آئی ہیو ٹو سے. بٹ لیٹس کم بیک آفٹر دی بریک. آئی ہیو اے کپل آف پوائنٹس. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گی. اور جو میرا سوال ہے وہ کچھ مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ پینشنز کا بہت بڑا جو پائے ہے وہ پینشنز کی طرف چلا جاتا ہے ملٹری بجٹ کی طرف چلا جاتا ہے. تو سبسڈیز تو پھر چھوٹا سا سلیور ہے. پروڈیوسرز آپ دکھا بھی سکتے ہیں اس کو پائے چارٹ میں. تو اس حوالے سے آپ کی پرائرٹیز جو ہیں کیا وہ IMF بھی کہہ چکی ہے جی نان کمبیٹنٹ ملٹری بجٹ ختم کریں. کیوں نہیں ہو سکتا ختم؟
देखिए, ग्रोथ हमने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे कर्टेल की है। अब आप आसपास हमारी सिक्योरिटी की एनवायरनमेंट देखें, ईस्ट में क्या हो रहा है, वेस्ट में क्या हो रहा है, हम किस हद तक उसको एक्चुअली डिक्लाइन कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। डिफेंस एक्सपेंडिचर ये तो फिर थियोरेटिकल बात हो जाएगी। इम्पोर्टेंट बात ये है कि कितना इंक्रीज दे रहे हैं। वो इंक्रीज पे तो बहुत हमने अब पिछले कुछ अरसे उड़ान का बजट जो है वो स्टैग्नेंट भी रहा एक साल। अब जो इंक्रीज काफी ज्यादा है जी, ऑलमोस्ट 15%। इंक्रीज को हम कुछ पेंडिंग पेमेंट पिछले साल की थी, उसकी वजह से ये जरा नजर आ रहा है। हमने इस वक्त उनकी जो इंक्रीमेंट है उसको कम करने की तजवीज उसको दी है, उन्होंने मानी है। जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, आप यकीन कीजिए, उससे बहुत कम उनको मिल रहा है। ओके, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पाशा साहिबा। हम वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। इजाज नबी साहब, आपने ब्रेक से पहले डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा की बात सुनी। उन्होंने कहा कि जी IMF के साथ जो कंडीशंस हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत बना के गई थी, हम उससे तजावज नहीं कर रहे, अलग नहीं हो रहे, और हम जिस मुश्किल में हमने ये बजट दिया है तो ये इतना ही अवाम दोस्त हो सकता था, और हम चाहते हैं कि जो सब्सिडीज हैं वो अमीरों से लिए जाएं और गरीबों को दी जाएं। डू यू थिंक दैट इनका जो बजट है वो किसी और तरीके से अवाम दोस्त हो सकता था, कई और जगह से कटौती हो सकती थी? अवाम दोस्त देखें, द बजट इज अबाउट बैलेंसिंग बुक्स। बजट में जब आप देखते हैं उस पर ये देखते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है और हमारा रेवेन्यू कितना आ रहा है, और जो हमारे पास पैसे नहीं है वो हमें कहाँ से मिल जाएंगे। So the budget is really about that. In itself, it's not a very interesting document. What would be very interesting for a budget for a country like ours, which has been in dire economic straits since the last 15-20 years, जी, कि अगर हमें उस बजट में ये भी नजर आए कि जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम बार बार क्राइसिस में जाते हैं, हम उसको किस तरह एड्रेस कर सकते हैं। एंड दैट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ मनी बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम वन टू द अदर। मैं समझता हूं कि अगर वाकई हम सब्सिडीज को स्ट्रक्चर कर लें, टेक इंडस्ट्रियल सब्सिडीज, ये एनर्जी सब्सिडी जो मिलती है, जो बनाई गई है एक्सपोर्ट के नाम पे, अगर उसका आप एनालिसिस करें तो सिर्फ 10% फर्म्स हैं जो एक्सपोर्ट कर रही हैं, बाकी फर्म्स को सब्सिडी मिल रही है। इसी तरह आयशा ने बिल्कुल सही कहा कि पेट्रोल की सब्सिडी जो है वो जितना ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम करेंगे लोग उतनी ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। दिस इज हाउ इट्स करंटली स्ट्रक्चर्ड। तो सब्सिडीज दे साउंड गुड बिकॉज हम सोचते हैं वो सब्सिडी गरीब आदमी, लेकिन एक्चुअली हमारी सब्सिडीज ज्यादातर अमीर लोगों को मिल रही हैं। तो टारगेटेड सब्सिडी, आप कहते हैं टारगेटेड सब्सिडी करो। जी हाँ, और उन लोगों को मिल रही हैं जिनको, और इंडस्ट्री भी उस इंडस्ट्री को मिल रही है जिसको कि अब खत्म हो जाना चाहिए। हमें हायर वैल्यू एडेड इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहिए। बट दैट इज अ वेरी बिग स्ट्रक्चरल डिफरेंस। ये उसके लिए 1-1.5 साल कम है। That's a separate issue. But that's what I would like to see in a budget. How are we addressing the core issues? And I'm afraid these budgets don't do that. अच्छा, जो आपने बात कही है बड़ी अहम बात है। यूसुफ नजर साहब, जो नबी साहब कहते हैं कि जी टारगेटेड सब्सिडीज होनी चाहिए, मगर दूसरी तरफ से अगर आप पाई चार्ट देखें तो चाहे PTI का हो चाहे PMLN का हो, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा है, पहले तो हमने जो पेमेंट्स देनी है बाहर की लोन्स, उसका सबसे बड़ा पाए है, मगर उसके बाद है डिफेंस अफेयर्स एंड सर्विसेज। उसके बारे में आपने भी बहुत लिखा है। तो क्या नॉन कम्बैटेंट बजट इसके अंदर काफी बड़ा था, या जिस तरह आयशा साहिबा कह रही है कि जी पहले कुछ उनके रह गए थे अब हमने दिए? मुझे 1 मिनट की इजाजत दीजिए बिफोर आई कम टू द डिफेंस बजट। श्योर। IMF की जो बात हो रही है कंडीशंस की, IMF का जो फरवरी का डॉक्यूमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे IMF की डॉक्यूमेंट भी है, पेज 18 पे आप देख लीजिए, वो बात करते हैं एग्जेम्पशंस की जो बेसिकली सब्सिडी है टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। अच्छा, IMF ये कह रही है कि 2/3 जो टेक्निकल जबान में इसको टैक्स एक्सपेंडिचर्स कहा जाता है उसको एलिमिनेट किया जाए, जिसमें ट्रैक्टर भी शामिल है, फर्टिलाइजर भी शामिल है, मुख्तलिफ तरह की है जी, जो बेसिकली इस पे कुछ एग्जाम्पशन विड्रॉ हुए थे दिसंबर में।
लेकिन मैं इस बजट में ये हो सकता था, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई लॉन्ग टर्म इशू है, ये हो सकता था कि कुछ जो थी एग्जम्पशंस विड्रॉ किए जाते, बिकॉज दैट टू इज पार्ट ऑफ द IMF प्रोग्राम. तो IMF प्रोग्राम जो है वो सिर्फ पेट्रोल पे सब्सिडीज हटाने के मुतालिक नहीं है जी. इट इज मच मोर देन दैट. जो टैक्स एग्जम्पशंस हैं कॉर्पोरेट सेक्टर को, वो खुद हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक जो लास्ट मैंने देखा है वो 1.7 ट्रिलियन रुपीज है. अच्छा. तो मेरा सवाल ये है कि 1.7 ट्रिलियन में से कुछ तो जो है आप उस एग्जम्पशंस को विड्रॉ करें, इसलिए IMF भी ये रेकमेंड कर रहा है. जहां तक डिफेंस एक्सपेंडिचर का ताल्लुक है, सॉरी टू से कि हमारे जो पब्लिक में जो डोमेन में जो नंबर डिस्कस होता है वो अंडर स्टेट कर रहा है पूरे टोटल पिक्चर को. मिसाल के तौर पर लास्ट ईयर 1.5 जो था 4.5 जो था ट्रिलियन था जी. लेकिन उसमें पेंशन हैं 360 बिलियन. उसमें जो सिविल आर्म फोर्सेज इसमें रेंजर्स FC वगैरह शामिल था वो था तकरीबन 136 बिलियन. फिर एक और चीज थी जो उसमें शुभी थी ग्रांट की सूरत में, दैट वाज 340 बिलियन. तो जो टोटल डिफेंस रिलेटेड एक्सपेंडिचर था इंक्लूडिंग ऑन